पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के आपको 4 प्रकार बताए गए थे। पहला एकल समुच्चय बताया गया था, दूसरा रिक्त समुच्चय, तीसरा सीमित समुच्चय, चौथा अनंत समुच्चय। ये 4 समुच्चय बताए गए थे। एक बार फिर से रिवाइज करिए। एकल समुच्चय बताया गया था, जिस समुच्चय में केवल एक घटक होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय जिसमें केवल एक ही घटक आता है उसे क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। और रिक्त समुच्चय बताया गया था, जिस समुच्चय में कोई घटक नहीं आता, समुच्चय खाली होता है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे या तो ऐसे 0 करके काट देते हैं, जिसको फाई बोलते हैं, तो इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, या ऐसे ब्रैकेट खुला छोड़ दिया, उसमें कुछ भी नहीं रहा, खाली रहा, तो उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो रिक्त मतलब खाली समुच्चय जिसमें एक भी घटक न आए। सीमित समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय के घटकों को गिना जा सकता है उसे सीमित समुच्चय कहते हैं। अगर आप एक घटकों को गिन सकते हो तो वह सीमित समुच्चय, अगर घटकों को नहीं गिन सकते हो तो अनंत समुच्चय। देखिए, अनंत समुच्चय, जिस समुच्चय के घटक को नहीं गिन सकते उसे क्या बोलते हैं? अनंत समुच्चय। तो ये 4 समुच्चय है। एकल मतलब केवल एक घटक हो, रिक्त मतलब एक भी घटक ना हो, सीमित मतलब घटकों को गिन सकते हैं, अनंत मतलब घटकों को गिना नहीं जा सकता। तो यहाँ पे एक समुच्चय और आपको बताया गया था कि सम समुच्चय क्या होता है। तो जिन 2 समुच्चयों के घटक समान हो, चाहे उनका क्रम कुछ भी हो, उन्हें सम समुच्चय कहते हैं। तो अगर 2 समुच्चय हैं, उनके घटक एक ही हो, जैसे समुच्चय ए में देखिए 1 2 3 है, समुच्चय बी में भी 2 3 1 है, तो घटक ए इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, केवल क्रम बदला हुआ है, तो भी ये दोनों समुच्चय सम समुच्चय कहलाएंगे, क्योंकि समुच्चय में हम क्रम को बदल सकते हैं। लेकिन अगर घटक वही है, जो ए में घटक है वही बी में है, तो दोनों आपस में समान है। और अगर दोनों समुच्चयों में घटक अलग अलग हैं, जैसे इसमें 1 2 3 है पर इसमें 1 2 3 4 है, तो ये अलग घटक है, इससे एक घटक इसमें अलग दिख रहा है, तो यह P और Q समान समुच्चय नहीं है। तो ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2 करेंगे। प्रश्न संग्रह 1.2, प्रश्न संग्रह 1.2 में टेक्स्ट बुक में आपको दिखा दूं, तो टेक्स्ट बुक में ये देखिए, ये है प्रश्न संग्रह 1.2, जिसमें इसके पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, वो भी पढ़ने चाहिए। जैसे उदाहरण 1 देखेंगे, a = x, ऐसा है कि x यह लिसन शब्द का वर्णाक्षर है, और y ऐसा है कि y यह साइलेंट शब्द का वर्णाक्षर है। तो वर्णाक्षर मतलब अक्षर, वर्ण का अक्षर। तो फिर आपको ये पता करना है कि ये दोनों समुच्चय बराबर हैं कि नहीं, समान हैं कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे, जो लिसन शब्द है ना, उसके वो समुच्चय के जो अक्षर है ना, उसको सूची पद्धति में लिखेंगे, और फिर साइलेंट शब्द है, इसके अक्षरों को भी सूची पद्धति में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, लिसन के अक्षर LISTE, लिसन का क्या आएगा? LISTEN, और साइलेंट का SILENT। तो अब देखते हैं कि क्या दोनों समान समुच्चय हैं। देखते हैं कि इसमें L है, इसमें भी L है, इसमें I है, इसमें भी I है, इसमें S है, इसमें भी S है, इसमें T है, इसमें भी T है, इसमें E है, इसमें भी E है, इसमें N है, इसमें भी N है। तो जितने घटक इसमें उतने ही इसमें भी। चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जो घटक इसमें 6 है वही घटक 6 इसमें भी है, इसलिए A और B दोनों समान समुच्चय हैं। तो यहाँ देखो लिखा है, A और B में घटकों का क्रम भिन्न है, केवल क्रम आगे पीछे है यहाँ से यहाँ, पर घटक वही है, इसलिए A और B समुच्चय समान है, तो इसलिए A बराबर B। तो ऐसे ही आपका उदाहरण 2 भी है। उदाहरण 2 में भी वैसा ही बोल रहे हैं, A बराबर x, ऐसा है कि x बराबर 2n, n घटक है n का, 0 छोटा x छोटा = 10, y ऐसा है कि y यह सम संख्या है, 1 छोटा = y छोटा = 10। तो A और B सम समुच्चय है, कैसे पता चलेगा? तो पहले इसको उसने सूची पद्धति में लिख दिया, पहले समुच्चय को सूची पद्धति में लिखा। कैसे? 2n का मतलब हुआ कि n जो है वह प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से।
लेकिन कहाँ तक लेना है, 0 से बड़ा लेना है। 0 से बड़ा मतलब 1 से लेना है, लेकिन कहाँ तक लेना है, 10 से छोटा और बराबर। तो इसका मतलब 1 से 10 तक संख्या, तो यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 के 2 हो जाएगा। n की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो गुणा छिपा हुआ 2 दूना 4, ऐसे 2 3 6, 2 चौक 8, 2 25 10। इस तरीके से ऐसे आप n का मान लेते जाएंगे। तो समुच्चय ए जो आपको मिलेगा ना, समुच्चय ये यहाँ पे जो समुच्चय ये मिलेगा, ये देखिए इसने यहाँ थोड़ा सा अगर देखें तो x का मान दिया है। x मतलब x का मान जो है ना वह 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप 2 1 के 2 करेंगे, ले लिया, क्योंकि x का मान 10 के बराबर तक लेना है। देखो x का मान 0 से बड़ा मतलब एक भी ले सकते हैं, पर एक तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि अगर आप यहाँ 2 1 के 1 लेंगे n का मान, तो 2 1 के 2 आएगा। तो ये पहला मान हो गया 2 1 के 2, क्योंकि सबसे छोटा मान n का क्या होता है, 1 होता है। कैपिटल n का प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो पहला मान 1 लेंगे तो 2 1 के 2 आएगा। दूसरा 2 लेंगे, 2 दूना 4। तीसरा 3 लेंगे तो 2 3 6। चौथा 4 लेंगे, 2 चौक 8। अगला n का मान 5 लेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। और अगर आप n का मान 6 ले लेते हैं तो 2 क्षण 12 हो जाएगा, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा, जबकि 10 से छोटा तक या बराबर तक ही लेना है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ बोला सम संख्या y का मान भी वही उतना है, 1 से 10 के बीच। तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या भी वही होती है जो संख्या 2 से विभाजित होती है, उसे सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या आपने पढ़ा है, वो भी वही आएगा, 2 4 6 8 10। तो दोनों देखिए 2 4 6 8 10 इसमें भी आया, इसमें भी आया, दोनों समान समुच्चय। तो ऐसे ही यहाँ देखिए तीसरा 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है। तो क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है। इससे हमें पता चलेगा कि ये सम समुच्चय है कि नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ उदाहरण में सम समुच्चय का दिया है। चौथा भी देखिए वही दिया है, जैसे अभाज्य संख्या 10 और 20 के बीच। तो 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या क्या होती है, 11 13 17 19। ये 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो हमें देखना है कि यहाँ ये तो देखिए b क्या है, b 11 13 17 19। और 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या देखेंगे ना, तो 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या वही होती है, 11 13 17 19। a और b दोनों आप 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या यही आएगा, 11 13 17 19। और b दिया 11 13 17 19, तो a का मान भी 11 13 17 19 आएगा, b का मान भी वही आएगा, 11 13 17 19। तो दोनों आपस में समान है। तो यहाँ जो उदाहरण दिया गया है 4, इन चारों उदाहरण में पहले में a और b समान समुच्चय है। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो a और b समान समुच्चय है। तीसरे में आएंगे तो a और b समान नहीं है। और चौथे उदाहरण में फिर से a और b समान समुच्चय। तो हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 1.2 में पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। पहला और दूसरा और तीसरा है, 3 क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें पहला और दूसरा वही है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय समान है, कौन से समान नहीं है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको पता करना है कौन सा समुच्चय समान है, कौन सा समान नहीं है। और दूसरे में भी वही, a और b समान है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। a और b समुच्चय समान है, हमें ये कारण सहित पता करना है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने चल रहे हैं कि क्या ये समुच्चय समान है। इसमें a b c तीनों चेक करना है, क्या तीनों समान है। और इसमें केवल a और b चेक करना है कि क्या a और b समुच्चय समान है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय समान है, कौन से समान नहीं है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चेक करते हैं। पहला समुच्चय क्या है, a इक्वल टू एक्स ऐसा है कि 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ से x का मान पता करना है। तो देखिए इसको जो ये समीकरण है ना 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, इसको आपको हल करना है। इस समीकरण है ना, देख रहे हैं आप, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, इस समीकरण को हल करना है। मतलब a बराबर x का मान चाहिए। कैसा x है वो कि 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इसको मैं हल करने चल रहा हूँ 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 को।
तो पहले ये माइनस, देखिए ये मैंने समीकरण लिया 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, इसको हल करूंगा, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ 3x बचेगा। ध्यान से देखिए ये समीकरण है, ये पहले -1 बराबर किधर लाएंगे तो -1 बराबर किधर आके +1 हो जाएगा, 2 पहले से ही है और इधर आके +1, इधर बचेगा 3x। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, दोनों 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, और यहाँ 3 का गुणा उधर जाके भाग, यहाँ से देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे भी 3 का गुणा उधर जाके भाग, और 3 1 के 3 पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 1 के 3, ये कट के 1 आएगा, x का मान 1 आ गया, तो a का मान 1 आ गया। x ऐसा क्या है, x यह प्राकृत संख्या है, किंतु x न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। अब मैंने आपको लिखा के दिया था, देखिए संख्या पद्धति जब लिखा के दिया था पहले दूसरे लेक्चर में संख्याओं के बारे में लिखा के दिया था, तो उसमें देखिए आपको एक लाइन लिखा के दिया है कि ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य होती ना अभाज्य होती, वह संख्या कौन सी है, 1 है। तो संख्या कौन है, 1। एक ऐसी संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या होती है। तीसरा, x ऐसा है, x घटक है n का, x छोटा है 2, तो 2 से छोटी प्राकृत संख्या देखनी है, तो कोई भी बता सकता है 2 से छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, 1 होती है। 2 से छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, 1 होती है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1। देख लीजिए यहाँ x घटक है n, एक कैपिटल N जहाँ पे भी रहे समझ जाओ प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5, लेकिन 2 से छोटी संख्या लेनी, x छोटा है तो 2 से छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, 1 होती है, तो इसका भी आंसर 1 आ गया। तो इसका भी आंसर 1 आया हल करके। इसका आंसर पता ही है 1 होता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है जो यहाँ बोला x ऐसी संख्या जो न तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो न तो भाज्य ना अभाज्य ऐसी संख्या कौन होती है, 1 होती है, तो इसका आंसर 1 हो गया, इसका आंसर भी 1 हो गया। तो तीनों का आंसर 1 1 1 आया। यहाँ समुच्चय ए बी तथा सी तीनों के घटक समान है, तीनों के घटक 1 है, इसलिए तीनों आपस में समान। ऐसे ही दूसरा देखें, ए और बी समान है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ए बराबर सम संख्या जो अभाज्य संख्या है x, ये देखिए इसको भी सेम है, सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या अगर आप देखें तो अभाज्य संख्या ये होती है 2 3 5 7 11 13 17। तो इसमें मैंने एक बार और बताया था आपको कि ये जो सारी संख्या अभाज्य संख्या है विषम होती है, केवल एक ही अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो सम होती है। केवल 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होती है भाज्य संख्या भी होती है, और बाकी सब विषम होती है। तो सम अभाज्य संख्या कौन है, केवल 2। यहाँ बोला है सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी हो, तो आंसर कौन सा आएगा, 2, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। तो सम अभाज्य संख्या कौन हो गई, 2। और यहाँ देखिए x ऐसा है कि 7x माइनस 1 इक्वल टू 13, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। जैसे मैंने इसको हल किया 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 को, ऐसे मैं 7x माइनस 1 इक्वल टू 13 को भी हल करूंगा। तो हल करते हैं, देखिए यहाँ मैं हल किया हूँ 7x माइनस 1 इक्वल टू 13, पहले -1 बराबर इधर आएगा तो +1, इधर 7x बचेगा, ये देखिए -1 इधर आके +1 हो गया, 13 और 1 14, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 आएगा, और इधर 7 का गुणा इधर आके भाग। तो फिर से चेक करिए, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, यहाँ 7x बचेगा, यहाँ 13 है इधर आके +1, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 13 1 14, यहाँ 7 का गुणा इधर आके भाग, यहाँ x बचेगा, ये 14 है, 14 में 7 का भाग, 7 का पहाड़ा 14 में पड़ेंगे, 7 दूना 14, x का मान कितना आया, 2। तो b वाले का मान भी कितना आ गया, इसको हल करने पे कितना आ गया, 2। तो a का मान भी 2 आया, देखिए समुच्चय a का मान भी 2 आया, समुच्चय b का मान भी 2 आया। यहाँ समुच्चय a तथा b दोनों के घटक समान है, जो घटक a का है वही घटक b का है, दोनों के घटक समान है, इसलिए a और b समान है, अर्थात a बराबर b। तो इसमें कैसा था, जो समुच्चय a में आया, समुच्चय a का घटक भी 1 आया, समुच्चय b का घटक भी 1 आया, समुच्चय c का घटक भी 1 आया, इसलिए तीनों समुच्चय आपस में समान है। दूसरे प्रश्न में आए हम, तो दूसरे प्रश्न में 2 ही समुच्चय दिया था, a और b, तो समुच्चय a का भी घटक 2 आया, समुच्चय b का भी घटक 2 आया, दोनों के समुच्चय वही हैं, दोनों के समुच्चय समान हैं, इसलिए यह समान समुच्चय है, सम समुच्चय है। बराबर। प्रश्न 3 की तरफ जाएंगे तो प्रश्न 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए।
रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि जिस समुच्चय के घटकों को, जिस समुच्चय में एक भी घटक नहीं आता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब पहला बोला ए ऐसा है कि यह शून्य से भी छोटी प्राकृत संख्या। अब आपको देखना है कि शून्य से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो यहां से देखिए प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4, यही तो प्राकृत संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती है। अब यहाँ बता रहे शून्य से छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में तो शून्य भी नहीं आता है, क्योंकि शून्य कहाँ आता है, वो पूर्ण संख्या में आता है। प्राकृत संख्या में शून्य नहीं आता। अब वो शून्य से भी छोटा बोल रहा है, तो प्राकृत संख्या में कभी शून्य से छोटी संख्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू ही होती है और 1 से बड़ी संख्या ही आती है। इसलिए यहाँ बोला है शून्य से छोटी प्राकृत संख्या, तो शून्य से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 5। इसमें एक भी घटक नहीं आएगा, क्योंकि शून्य से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए समुच्चय ए यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं आएगी जो शून्य से छोटी होती है। दूसरा x स्क्वायर बराबर 0, तो x ऐसा है कि x स्क्वायर बराबर 0, x का मान निकालना। x स्क्वायर बराबर 0, x का मान निकालना, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, इधर करंडी लगा देंगे। देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 0 में करंडी लग जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, वर्गमूल लेंगे, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल करेंगे तो x का मान 0 आएगा। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर हटाने के लिए जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये 0 का वर्गमूल निकालेंगे, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। x का मान 0 आ गया, तो इसको हल किया तो मान कितना आया, 0। इसमें एक घटक है, इसमें समुच्चय भी है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो, इसमें कैसे है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक भी घटक नहीं आया, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। और दूसरा देखेंगे तो दूसरे में एक घटक आ रहा है, तो अगर एक घटक आ रहा है तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, बल्कि यह एकल समुच्चय, क्योंकि रिक्त समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। जबकि यहाँ x का मान आ रहा है 0, तो यह खाली नहीं है, बल्कि इसमें एक घटक है 0, इसलिए यह एकल समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय भी रिक्त समुच्चय नहीं है। सी x ऐसा है कि 5x - 2 = 0, x घटक है n का। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो x ऐसा है कि 5x - 2 = 0, x घटक है n का। तो इसको हम जैसे इसके पहले हल किए थे, ये समीकरण को देखिए, 3x - 1 2 को हल किए थे, 3x - 1 = 2। जैसे यहाँ पे हमने हल किया 7x - 1 = 13, ऐसे ही हम यहाँ पे हल करेंगे 5x - 2 = 0 को। तो -2 इधर आएगा, -2 बराबर इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 0 कहाँ गया, तो ये -2 इधर आएगा तो 0 चला जाएगा, केवल -2 इधर आके +2 हो जाएगा। या ऐसे आप बोल सकते हैं 0 + 2 होगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। और 5 का गुणा इधर आके भाग, x का मान 5/2 आ गया। जबकि ये क्या बोल रहा है, x घटक है n का, मतलब x प्राकृत संख्या है। ये देखिए प्राकृत संख्या बटे में होती है नहीं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, प्राकृत संख्या कभी भी बटे में नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर तो आया 5/2, x का मान 5/2 आया, लेकिन 5/2 प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए x का मान प्राकृत संख्या नहीं आया, तो ये खाली रहेगा। ध्यान से देखिए, हल करने पे x का मान 5/2 आया, तो हमें आंसर यहाँ 5/2 लिखना चाहिए, लेकिन आगे इसने लिखा x प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो 5/2 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये खाली छूट जाएगा। मतलब चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, इसमें एक भी घटक नहीं है, इसलिए समुच्चय सी यह रिक्त समुच्चय है। तो पहले वाले में एक भी घटक नहीं आया तो यह रिक्त समुच्चय है, दूसरे वाले में एक घटक आया तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब एकल समुच्चय है, और तीसरे वाले में भी कोई घटक नहीं आया तो यह रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय होने के लिए ये जब खाली रहेगा, एक भी घटक नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय।